हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे भौतिक विज्ञान भाग 2 के बारे में। भाग 1 आ चुका है इसका, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपको फ्री भी नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मित्रों, पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था, बोनस क्वेश्चन था, बोनस प्रश्न था, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बहुत सारे मित्रों ने सही आंसर दिया है, जिनका नाम है तेजस चौधरी, आदित्य यादव, जितेंद्र मिश्रा और शुभम मिश्रा। धन्यवाद आप लोगों का, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, जो कि न्यूटन था। बल का एसआई मात्रक आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स में आता है, फिजिक्स के सेक्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बादलों में आवेश होता है, इसे सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया? बादलों में आवेश होता है, इसे सर्वप्रथम प्रमाणित किसने किया था? ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, फैराडे ने, कूलाम ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यह सबसे पहले प्रमाणित किया था कि बादलों में आवेश होता है। देखिए, बादल में दो आवेश होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आवेश, एक होता है नेगेटिव आवेश। जब दोनों टकराते हैं तभी बिजली कड़कती है। जब बिजली कड़कने का कार्य होता है तो प्लस आवेश वाला बादल और नेगेटिव आवेश वाला बादल, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जब टकराते हैं तो बिजली तड़पती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस प्रकार के लेंस से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। ऑप्शंस हैं उभयतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अवतल। अवतल लेंस से मायोपिया की जो बीमारी होती है, मायोपिया का दोष होता है, दृष्टि दोष होता है हमारी आंखों में, उसे सुधारा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अपवर्तनांक के सटीक माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोमीटर, या स्फेरोमीटर। तो इसका सही उत्तर है फोटोमीटर। अपवर्तनांक की गणना फोटोमीटर के द्वारा की जाती है, फोटोमीटर यंत्र के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो बहुत ही सूक्ष्म विद्युत धारा होती है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है एमीटर, फ्लक्स मीटर, गैल्वेनोमीटर, या वोल्ट मीटर। तो इसका सही उत्तर होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से बहुत ही छोटी छोटी जो विद्युत धाराएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है पता लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है? या कौन सी तरंग, जो जैसे ध्वनि तरंग हो गई तो उसके लिए सबसे ऊपरी सीमा हो गई, जैसे मान लीजिए 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज कम है, उससे ऊपर की भी ध्वनि तरंगें सुन सकती हैं। देखिए, मानव जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है, ध्वनि तरंग सुन सकता है। लेकिन उससे ऊपर भी कौन सुन सकता है? ऑप्शन है मानवों में, कुत्तों में, व्हेल में, या चमगादड़ों में। तो इसका सही उत्तर है चमगादड़ों में। चमगादड़ सबसे ऊपरी सीमा तक ध्वनि सुन सकते हैं, सबसे अधिक चमगादड़ ही सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, केल्विन के पैमाने के किस तापमान पर जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? एक केल्विन के पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 100, 273, 373, या 212। तो इसका सही उत्तर है 273। 273 केल्विन है वो जल का क्वथनांक है। जैसे हमारा जल, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की में बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल करने लगता है। ऐसे अगर केल्विन के पैमाने पर बात करें तो 273 केल्विन होगा। अगर केल्विन की बात आ जाए कि किस केल्विन के तापमान पर जल उबलने लगेगा, तो इसका सही उत्तर आपको लगाना है 273 केल्विन। प्रश्न नंबर 8 है, वायुमंडलीय आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है साइक्रोमीटर, एनीमोमीटर, और लिसीमीटर, और हाइड्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों से किस कारण की वजह से अधिक ठंडी होती है? देखिए, अगर एक रात में बादल है और एक रात में बादल नहीं है,
जब बादल नहीं है तो वो रात आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी, और जिस रात में बादल होता है वो आपको बहुत गर्मी लगेगी, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, उमस है। तो उमस किस कारण होती है? ऑप्शन हैं वियोजन, संघनन, विकिरण या अवक्षेपण। तो इसका क्षेत्र हो जाता है विकिरण। विकिरण के कारण जो बादल वाली रात होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी से सूर्य की किरणें जब टकराती हैं, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी से टकराती हैं तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो ये जो विकिरण होता है वो वापस भेजता है वायुमंडल की तरफ। पृथ्वी से जो विकिरण होता है वो वायुमंडल की तरफ जाता है, और ऊपर ऊपर मान लीजिए पड़ गया लेयर, बादल का लेयर पड़ गया तो वो बादल तक ही रह जाती है। बादल से टकराने के बाद बादल पृथ्वी पर ही रह जाती है, ऐसे मान के चलिए। तो जो ऊष्मा है वो रिलीज नहीं हो पाती पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के जो बादल की वजह से। तो पृथ्वी गर्म महसूस होती है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। अगर मान लीजिए लेयर नहीं है, बादल नहीं है, तो बादल नहीं है तो वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है जो विकिरण पृथ्वी का होता है, और हमें थोड़ा ठंडक महसूस होता है। प्रश्न नंबर 10 है, यदि एक पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि एक पिंड है, कोई गोला है, उसका वेग अगर हम वेलोसिटी डबल कर दें, वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पिंड पर? ऑप्शन है, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसका त्वरण दोगुना हो जाएगा। देखिए, स्थितिज ऊर्जा होता है अधिकतर जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं जो स्थिर होती हैं उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन अगर हम पिंड को बेग अगर देंगे, अगर हम किसी में धक्का लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है, अगर उसका बेग 20 किलोमीटर हो जाए, दोगुना हो जाए, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा क्या? स्थितिज ऊर्जा वाला तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक। त्वरण, संवेग और गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा और संवेग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा उसका संवेग दोगुना हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा दोगुनी नहीं होगी, संवेग दोगुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सर्दी में कपड़े हमें रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं, यहाँ पे गर्म मिसप्रिंट हो गया है, गर्म रखते हैं क्योंकि, या जो हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं तो उनसे हमें गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वे ताप देते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्दियों में कोई जो गर्म कपड़े हैं उनमें कोई भट्टी थोड़ी ना लगी होती, ना ही कोई हीटर लगा होता है जो ताप देंगे। वो ताप विकिरण नहीं करते, ये भी गलत है। हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब हवा नहीं होगी तो हवा तो शरीर के संपर्क में आएगी ही, क्योंकि ऊनी कपड़ा इतना मोटा होता नहीं है कि वो हवा वहाँ तक ना पहुँच सके। शरीर के ताप को निकलने से रोकते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। शरीर का जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो निकलने से रोकते हैं, वो निकलने से रोकते हैं गर्म कपड़े। प्रश्न नंबर 12 है, स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, या परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है? ऑप्शन से कोबाल्ट से, एल्युमिनियम से, जस्ता से या सीसा से। इसका सही उत्तर हो जाता है कोबाल्ट से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इसे, नोट कर लीजिए। स्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? तो कोबाल्ट से बनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13, एंडोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? एंडोस्कोप से किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन है विद्युत धारा की उपस्थिति की, गलत है। ध्वनि की तीव्रता की, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति की, या शरीर के आंतरिक अंग की। तो उसका सही उत्तर हो जाता है शरीर के आंतरिक अंग की, जहाँ पर भी एंडो आ जाए, ENDO। तो ऐसे मान के चलिए वो शरीर के आंतरिक अंग को ही रिप्रेजेंट करेगा, शरीर के आंतरिक अंग को ही रिप्रेजेंट करेगा। प्रश्न नंबर 14 है, बैरोमीटर से, यहाँ पे के की जगह से होगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय मापा जाता है, क्या मापा जाता है? वायुमंडल का क्या मापा जाता है? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, दबाव, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होता है दबाव। दबाव मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है बैरोमीटर से। प्रश्न नंबर 15 है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन है तारों के घनत्व की, अंतरिक्ष की दूरी की, आकाशीय पिंडों की चमक की, कक्षीय वेग की। तो इसका सूत्र हो जाता है अंतरिक्ष की दूरी की। देखिए, पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। पारसेक हम यूज नहीं करते ना, क्योंकि हम अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष, मोस्टली प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। लेकिन पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है, या मोस्ट मतलब ऐसे मान के चलिए सबसे बड़ा बिग बॉस होता है सबका। अगर दूरी की मात्रक की बात करें तो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है। उसके बाद आता है आपका प्रकाश वर्ष। उसके बाद आता है पारसेक के द्वारा जो आपकी जो आकाश गंगा है उसकी दूरी मापी जाती है। और अगर हम ग्रहों की दूरी की बात करें तो हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और आकाशीय पिंडों की जो चमक होती है वो उसके ताप पर निर्भर करती है। ताप पर, मैंने कई बार बताया है ये क्वेश्चन, कि उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगर कोई तारा है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है तो उसका टेम्परेचर अधिक होगा। और बोनस प्रश्न है आज का,
1905 में किस महान वैज्ञानिक ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा में संबंध स्थापित किया था? ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध स्थापित किया था। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, डार्विन या आर्किमिडीज। ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध मैं आपको बता देता हूँ, हिंट भी दे देता हूँ, तो होता है E बराबर mc²। बहुत ही ईजी होगा अब आपके लिए बताना। आप कमेंट करिए और अपना आंसर दीजिए, आपका नाम मैं अगले वीडियो में पब्लिश करूंगा। वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए आगे, जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे सकूँ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।